तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। स्क्रीन पर निश्चित रूप में आप जो देख रहे हैं उसको देखकर आप में से ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि यार ये तो हमारे बहुत काम की चीज़ है। बिल्कुल, एमपी से रिलेटेड भी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने इस सेगमेंट में शामिल कर दिया है, जिसमें आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। और ये जो 2015 से लेके 2023 के बीच के टाइम पीरियड में जितने भी एमपी के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो स्मॉलेस्ट लेवल हो, चाहे वो हायर लेवल हो, चाहे व्यापम हो, उनके क्वेश्चनों को 2015 के बाद से जो एमपी में आए हैं उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको बताऊंगा। तो हालांकि मेरी एमपी में उतनी बेहतर राडार नहीं है, ना मेरी बेहतर उतनी पहुंच है, लेकिन जो भी मैं बता रहा हूं ये आपके आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, तो इनको आप ज़रा अच्छे से समझते चलेगा और फिर जब सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे तो उस बारे में डिटेल से वो बताएंगे। तो मैं जो मेन चीज़ें हैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे संस्थान हैं और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भोपाल की। तो भोपाल में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं? तो सबसे पहला जो है इसमें नाम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। निश्चित रूप में इसके नाम से तो बहुत ही लोग फैमिलियर हैं, इसे भेल के नाम से भी जाना जाता है, BHEL, भेल। और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप में ये इंस्टीट्यूट जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? भोपाल पे। तो जो लोग ITI वगैरह करते हैं, अप्रेंटिस वगैरह करते हैं, उनके लिए दरअसल में ये माइलस्टोन का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो प्रैक्टिकल वे में दरअसल में स्टूडेंट के द्वारा ही कराई और समझाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि BHEL को बनाने में अच्छे से देख लीजिए और मुझे बताइए किसने हमारा साथ दिया था? निश्चित रूप में ब्रिटेन। तो ब्रिटेन दरअसल में वो कंट्री है ब्रिटेन। दरअसल में वो कंट्री है जिसने BHEL को बनाने में हमारा साथ दिया था। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि हेड ऑफिस कहाँ पर है और निश्चित रूप में किस कंट्री ने इसको बनाने में इंडिया की हेल्प करी थी। अब इसके बाद चलते हैं अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल। निश्चित रूप में ये पुलिस बल से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है और भोपाल में जो ये संस्थान है, ये संस्थान बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और निश्चित रूप में यहाँ ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ना। यातायात प्रशिक्षण संस्थान भी दरअसल में कहाँ बनाया है हमने? हमारे देश में, स्पेशली जो MP है उसकी जो राजधानी है भोपाल, वहीं दरअसल में यातायात प्रशिक्षण संस्थान। तो याद रखिएगा जो भी फाइनल गाइडलाइन जारी होती हैं कि हेलमेट पहनना है ना, MP में ये जो नियम एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो आते हैं ये फाइनल में यातायात प्रशिक्षण संस्थान की ओर से ही दरअसल में इनको प्रमोट किया जाता है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थापित किया गया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपने सुना होगा राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम करके कोई है ना एक आया था, जिस वजह से राज्य सरकार भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत भेजेगी, वो दरअसल में अधिनियम के कारण ही दरअसल में इस संस्थान को ड्रॉ होना पड़ा। तो मध्य प्रदेश का राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल पे, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन संस्थान जो है, जहां से पूरे वनों की ट्रैकिंग और उनकी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, भोपाल। और राष्ट्रीय विधि संस्थान, तो विधि का मतलब यहाँ लॉ से है, जो भी वकील वगैरह हैं उनके लिए जो फाइनली गाइडलाइन है या एडवाइजरी जो जारी की जाती है वो राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल से। तो आपको कहने का सीधा सा मतलब है कि इन मेन चीज़ों के नाम आपको पता थे। क्या आप ये MP में पढ़ते हैं? निश्चित रूप में अगर कोई भी चीज़ आपसे छूट रही है तो 2015 के बाद के क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।
इसके लिए भी मतलब इसी वजह से मैंने जानबूझ के इनको इसमें ऐड ऑन किया ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर रहे। अब चलते हैं इसके बाद एमपी में ही आगे कहां पर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट और हैं, तो देखते हैं अब अपन ऐसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस का मतलब है कि जो मुद्रा होती है ना, कागजी मुद्रा जो होती है उसकी दरअसल में लिए जो छपाई होती है वो मध्य प्रदेश में कहाँ होती है, देवास में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नोट की छपाई के लिए दरअसल में कहाँ पर हमने प्रेस बनाया है, तो देवास में बनाया है, ये याद रखिएगा। सिक्योरिटी पेपर बिल, बहुत आता है ये क्वेश्चन। दरअसल में जिन न्यूज़पेपर्स को हम पढ़ते हैं उन न्यूज़पेपर्स का जो रॉ मटेरियल होता है या कागज होता है तो मध्य प्रदेश के कहाँ बनता है, होशंगाबाद में बनता है, याद रखिएगा, आता हुआ क्वेश्चन है। फिर नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड। तो नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड जैसा नाम से स्पष्ट है कि न्यूज़पेपर प्रिंट होता होगा मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, नेपानगर में, याद रहेगी ये चीज़। अच्छा, इसके बाद मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मतलब यहाँ ये होता है कि इसरो के बहुत से केंद्र होते हैं, उसमें से एक केंद्र ये है MCF है, याद रखिएगा, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। दूर संचार उपग्रहों पर निगरानी की जाती है यहाँ से। तो हासन एक जगह है जहाँ से भी निगरानी की जाती है और वो जगह दरअसल में कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल से भी दूर संचार उपग्रहों, जैसे वर्तमान में GSAT श्रृंखला जो कार्यरत है उसकी ट्रैकिंग, उसकी निगरानी हम यहीं से करते हैं। भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र कहाँ बना रखा है हमने, गुना में बना रखा है। मतलब रिसर्च सेंटर जो है दूर संचार के लिए वो कहाँ पर है, गुना में। और लास्ट में कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो निश्चित रूप में खरगोन में है। तो ये वो दरअसल में हेड ऑफिस हैं जिनको आपको जरूर याद रखना है। स्पेशली इनमें करेंसी प्रिंटिंग प्रेस और सिक्योरिटी पेपर मिल ये जरूर आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मतलब ये चीज़ें आपको याद हैं कि नहीं, ये जरूर अच्छे से क्लियर कीजिएगा। अब इसके बाद इंदौर में जो संस्थान हैं, स्पेशली ये दो संस्थान सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इंदौर में एक संस्थान है डॉक्टर राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, जिसको ही कहते हैं दरअसल में RRCAT। तो RRCAT जो ये केंद्र है, याद रखिएगा, इस केंद्र में लेजर से संबंधित काम होता है और इस केंद्र में साइक्लोट्रॉन से संबंधित काम होता है। तो लेजर प्रौद्योगिकी को दरअसल में बढ़ाने वाला संस्थान मध्य प्रदेश के इंदौर में है। RRCAT के नाम से उसको जाना जाता है। डॉक्टर राजा रमन्ना ने बनाया था और डॉक्टर राजा रमन्ना को भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजा रमन्ना ने ही सबसे पहले भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाया था। याद रहेगा ये चीज़, कब बनाया था, 4 अगस्त 1956 को बनाया था। तो उन्हीं डॉक्टर राजा रमन्ना जिन्होंने भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था देश के लिए, इंदिरा गांधी जी इसी से दरअसल में खुश होती हैं, ये बोलना चाहिए, इसी वजह से इंदिरा गांधी जी ने RRCAT जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में बनने को हामी दी थी। अब इसके बाद पुलिस वायरलेस ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो कहाँ पर है, निश्चित रूप में इंदौर में है। तो आपको ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है। अब बारी आती है जबलपुर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, इनके बारे में बहुत से क्वेश्चन आए हैं। स्पेशली जो व्यापम और आपने देखा भी होगा, ये इस तरह के एग्जामिनेशन जो छोटे मोटे आते हैं इनमें बहुत हैवी दरअसल में MP पूछते हैं। उसी से दरअसल में यहाँ पर ने कुछ क्वेश्चन उठाए। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर भी है जी, निश्चित रूप में जबलपुर में है। तो ये आपको याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर है, जबलपुर में है। अच्छा, BR अम्बेडकर दूर प्रशिक्षण संस्थान, अब इसको तो कोई भी महू टिक करना चाहेगा, लेकिन अच्छे से देख लीजिए, BR अम्बेडकर दूर प्रशिक्षण संस्थान मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रशिक्षण संस्थान है वो हमने कहाँ बना रखा है, जबलपुर में बना रखा है। अच्छा, बात करें मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देख लीजिए जरा जल्दी से। तो मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान भी हमने कहाँ बनाया है, निश्चित रूप में जबलपुर में बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं और फैशन डिजाइनर क्लस्टर है,
इसकी स्थापना दरअसल में जबलपुर में की गई है स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भरता में रेडीमेड इंडस्ट्री आगे ग्रो अप हो, इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से जबलपुर में दरअसल में रेडीमेड गारमेंट और फैशन डिज़ाइनर क्लस्टर जो है जबलपुर में इसको बनाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन कि नवीन आरक्षक या प्लाटून कमांडर जो हैं संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में। मतलब इस संस्थान में क्या दी जाती है? रियल में ट्रेनिंग दी जाती है प्लाटून कमांडर। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसके बाद यदि हम और आगे चलते हैं तो अब जो पिछले कुछ समय से, मतलब जब मैं ये बना रहा हूँ आपका डाटा आपको तैयारी के लिए, 3 महीने पहले मैंने न्यूज़पेपर की रिसर्च करी तो जितने मेरे को इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा चर्चा में मिले मैंने उनको यहाँ पर लिखा है। तो ये करंट में, वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो एक बार इनको भी देख लीजिए कि आपको ये चीज़ें पता हैं। तो मैं बेसिक बताता चलूँगा इनके बारे में जो भी दरअसल में मेरे को जानकारी है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, केरला मतलब कोचीन में है और ये इसलिए बनाया गया है जैसे कि कोई फॉरेन से कोई शिप आया, कोई पोत आया, उसमें किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस हो गई या उसमें किसी तरह का कुछ भी खराबी आ गई तो उसको दरअसल में ये जो लिमिटेड सेंटर है वो सही करता है। मतलब पोत वगैरह जो है उनकी मरम्मत करने के लिए ये सेंटर है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ये चीज़ कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में तो है, लेकिन तमिलनाडु में कहाँ है? पेरम्बदूर में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जब आप इसका हेड ऑफिस देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो जादूगोड़ा झारखंड, और जादूगोड़ा और झारखंड किसके लिए फेमस है? कोयले की खदानों के लिए। तो निश्चित रूप में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा और झारखंड में है। अभी कुछ समय पहले इसी संस्थान ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि कोयले के जो भंडार हैं वो भारत में तेजी से कम होते जा रहे हैं और कोयले के भंडार भारत में यदि तेजी से कम होते जाएंगे तो 67%, रियल डाटा तो ये है कि 67% इंडस्ट्रीज जो हैं वो कोयले पर ही टिकी हुई हैं। उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तब रॉ मटेरियल पक्के मटेरियल में कन्वर्ट होता है। तो कोयले की समाप्ति के बाद इंडस्ट्रियों में जो संकट आएगा उसे कहते हैं ऊर्जा संकट। तो ऊर्जा संकट के बारे में दरअसल में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने पूरी दुनिया को, स्पेशली इंडिया को और एमपी को आगाह किया था। याद रहेगा ये चीज। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, जमीन से जो भी धात्विक और अधात्विक तत्वों को निकाला जाता है वो सभी खनिज कहलाते हैं। जैसे आयरन का खनिज आपने सुना होगा, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेड्राइट, है ना। इसी तरह से बॉक्साइट, इसी तरह से यूरेनियम का पिच ब्लेंड हो गया, केरल के तट में पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत। तो ये सभी के सभी दरअसल में क्या है? ये खनन पदार्थ हैं। मतलब इनको हम जमीन से निकालते हैं अपने मकसद के लिए, क्योंकि इन्हीं खनिज पदार्थों में बहुत कीमती धातुएं या बहुत कीमती अधातुएं होती हैं। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान हमने कहां पर बनाया है बेटा जी? धनबाद, झारखंड में बनाया है। तो इसको जरूर आप याद रखेंगे, ये आपसे पूछा भी जाता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर बनाया है? देहरादून में। पेट्रोलियम का मतलब होता है क्रूड ऑयल और कच्चा तेल। ओएनजीसी का कहना है, एक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को, याद रखिएगा ओएनजीसी। ओएनजीसी दरअसल में वो संस्था है जो कि पेट्रोलियम पदार्थों का विपणन और पेट्रोलियम पदार्थों का अधिग्रहण करती है। मतलब कोई भी नई साइट यदि खोजी जाएगी तो यही संस्था हेड करेगी उस काम के लिए। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ओएनजीसी का ही कहना है कि सिर्फ 60 से 70 साल और भारत के बॉम्बे हाई में जो पेट्रोल है वो दरअसल में नहीं मिलेगा। माफी चाहता हूँ, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से ही तो डीजल और पेट्रोल प्राप्त करते हैं। तो पेट्रोलियम नहीं मिलेगा तो डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा, इस तरह से। और लास्ट में है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड, देहरादून में है। तो ये कुछ ऐसे संस्थान हैं जो बहुत ज़्यादा ही दरअसल में क्या रहे हैं, अभी लाइमलाइट में चर्चा में रहे हैं। तो इनको जरूर आप बहुत अच्छे से एक बार इनको याद कर लीजिएगा।
राजकुमारी अमृता कौर के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो नई दिल्ली में है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। और जैसे कि नाम से स्पष्ट है आयुर्विज्ञान, तो निश्चित रूप में आयुर्वेदा नॉलेज को मेडिकल साइंस के साथ में आगे बढ़ाने के लिए इस इंस्टीट्यूट को दरअसल में ड्रॉ किया गया है। तो राजकुमारी अमृता कौर का रिलेशन है, इसी वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अभी कुछ समय पहले चर्चा में रहा। विषाणु विज्ञान केंद्र, ये लास्ट टाइम पीसीएस ने पूछा था और अभी फिर से आपने देखा होगा कि बहुत सी डिसीजेस आई हैं, जैसे मंकी पॉक्स आया है ना, और भी बहुत सारी वायरल से रिलेटेड डिसीज़ें हैं, जैसे चौपाया पशुओं को भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो वायरल डिसीज़ का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वायरस के लिए एंटीडोट बनाएंगे या वायरस के लिए वैक्सीन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले उस वायरस पे रिसर्च जो होगी और उसके अगेंस्ट में यूज़ की जाने वाले टीके या इंटरफेरॉन दवाओं पर जो पूरी खोजबीन होगी, जांच पड़ताल होगी, वो इसी सेंटर में होगी। क्या नाम है इसका? विषाणु विज्ञान केंद्र। याद रहेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी भी जाती है और पूछी गई भी है। आप लोगों ने एमपी पढ़ते हुए ये चीज़ तो जरूर सुनी होगी कि धार में कोई डायनासोर, सुना होगा आपने, है ना, एक केंद्र है कोई। और आपने डिंडोरी में भी सुना होगा फॉसिल पार्क है कोई। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो ये फॉसिल पार्क डिंडोरी में है और धार में जो डायनासोर पार्क है या जो भी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पादप जीवाश्म अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है, बीरबल साहनी ने दरअसल में इसको बनाया था। इसी का नाम बीरबल साहनी के नाम पर अब हो गया है और यही वो इंस्टीट्यूट है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, जिसके कारण ही दरअसल में धार का वो फॉसिल, माफी चाहता हूँ, धार में जो सेंटर है ना, आपने पढ़ा होगा, वो बना और डिंडोरी में जो सेंटर है वो बना। मतलब डिंडोरी और धार के ये दोनों के दोनों सेंटर दरअसल में इस चीज़ के कारण बने थे। क्यों? क्योंकि धार और डिंडोरी दोनों में समय समय पर खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से हमको ऐसे कुछ अवशेष मिलते हैं जिन अवशेषों में हमको पेड़ पौधे के अवशेष भी मिलते हैं। तो जब पेड़ पौधे के अवशेष जीवाश्मों के रूप में प्राप्त होने लगे तो इन्हीं को तराशने का काम या इन्हीं को देखने और समझने का काम पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट करता है जो इंडिया में है, जिसका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। यहाँ पेलियोबॉटनी का मतलब होता है पादप जीवाश्मों का अध्ययन, प्लांट फॉसिल का अध्ययन। जैसे डायनासोर के अवशेष मिलते हैं ना, उसी तरह से प्लांट के भी हमको जीवाश्मों के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। निश्चित रूप में किस साहा के नाम पर है? याद करिए, मैंने आपको बताया था मेघनाथ साहा के नाम पर है, जिन्होंने तारे के रासायनिक समीकरण की सबसे पहले बार जानकारी दी थी। और आज हम उन्हीं के कारण पढ़ पाते हैं कि तारे का मुख्य घटक क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम है और कार्बन है। ये इसी साहा के कारण, दरअसल में मेघनाथ साहा के कारण ये इंफॉर्मेशन जग में जाहिर हुई। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े दरअसल में क्या है, फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने सत्येंद्रनाथ बोस के साथ में काम किया। बोस अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये सत्येंद्रनाथ बोस हैं कि जगदीश चंद्र बोस? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ये बोस अनुसंधान संस्थान जो पश्चिम बंगाल में है, ये सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर है कि जगदीश चंद्र बोस के नाम पर? हालांकि दोनों की कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ। सत्येंद्रनाथ बोस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन संघनन की खोज की थी, याद रखिएगा। और जगदीश चंद्र बोस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया था कि पौधे में जीवन शक्ति या पौधे में चेतना पाई जाती है। मतलब रात में यदि हम पौधों को छूते हैं तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं उनकी नाइट एक्टिविटी अफेक्टेड होती है, या अगर हम पौधे को नष्ट करते हैं या पौधे को, उसके पार्ट्स को अलग करते हैं, तो उनको भी हम इंसानों के जैसे सुख और दुख महसूस होता है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज़ सजीव होती है उसे सुख और दुख महसूस होगा ही होगा, क्योंकि उसके अंदर चेतना होती है। और चेतना या कॉन्शियसनेस पेड़ पौधों में पाई जाती है, इसकी सबसे पहले पुष्टि जेसी बोस ने करी थी, मतलब जगदीश चंद्र बोस। और जगदीश चंद्र बोस वे व्यक्ति हैं जिन्होंने पौधे की वृद्धि के लिए एक यंत्र बनाया था, आपने सुना होगा कैस्कोग्राफ यंत्र, जिसको एमपीपीएससी ने पूछा भी था अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन में।
और अब चूंकि 5G की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है इंडिया में, तो देखिएगा निश्चित रूप में कुछ समय में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि रेडियो तरंगों की मार्कोनी से पहले दरअसल में किस इंडियन साइंटिस्ट ने खोज करी थी। तो जी हाँ, उसी का नाम है जगदीश चंद्र बोस। चूंकि बंगाली हैं इसलिए बोस को बसु भी बोला जा सकता है, तो यह आप याद रखेंगे। और लास्ट में पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है, निश्चित रूप में पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था जो है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा अवस्था जो है वो कहां पर, उस पर रिसर्च होती है गुजरात में। तो ये थोड़ा सा आप इन चीजों को याद रखेंगे। तो अभी तक आपने परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थान पढ़े, फिर उसके बाद रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान पढ़े, फिर उसके बाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान पढ़े, कृषि से संबंधित संस्थान पढ़े, और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो संस्थान है वो पढ़े। फिर उसके बाद में आपने हाल ही में चर्चित संस्थानों के बारे में पढ़ा। मतलब जितना डाटा मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, या जितना डाटा ये प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, आप खुद देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा डाटा किसी भी इंस्टीट्यूट ने अभी तक स्टूडेंट को नहीं दिया। क्योंकि सारे के सारे इंस्टीट्यूट का मेन मकसद होता है कि जो सिलेबस में लाइनें हैं उनको कंप्लीट कराना, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का और स्पेशली मेरा जो मकसद रहता है वो उतनी ही मेहनत स्टूडेंट के साथ करना जितनी मेहनत स्टूडेंट करता है और जितनी उसके सिलेक्शन के लिए लाजमी होगी। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम अपने सेशन को क्लोज भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ फाइनल अपना स्टेटमेंट दूं कि चलिए यहाँ पर हमारा टॉपिक 1 खत्म होता है। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है अब आप चाहे मुझे ये समझ लें और चाहे आप मुझे ये समझ लें, तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ और भी संस्थान हैं जिन पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और जिनके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना ही होना चाहिए। अगर ये प्रीलिम्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट दावेदारी मेरे हिसाब से रखते हैं, और यदि आप इनके बारे में सुन लेंगे तो मेंस के जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो आपको बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ों को समझने में। काफ़ी सारी आंसर राइटिंग में हमको वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान यदि हम लिखते हैं अपने आंसर में तो हमारे मार्क्स प्लस हो जाते हैं। तो अब चलते हैं, मैं आपको जो बताता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट मेरी नज़र में क्या है। मतलब मेरी नज़र का मतलब है कि आप लोगों के लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो संस्थान है आपको याद रखना है, ये कोई संस्थान नहीं, ये एक विभाग है। आपने हमेशा सुना होगा कि दरअसल में विभाग संस्थानों को दिशा निर्देश देते हैं। विभाग संस्थानों को दिशा निर्देश देते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु ऊर्जा संस्थानों को दिशा निर्देश देता होगा। अंतरिक्ष विभाग इसरो को दिशा निर्देश देता होगा। रक्षा विभाग डीआरडीओ को दिशा निर्देश देता होगा। मतलब विभाग हमेशा 7 मुख्य संस्थानों को दिशा निर्देश देता है। कौन सा विभाग? जैव प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का उपयोग मानव जाति की भलाई के लिए किया जाता है। सजीवों का उपयोग मानव जाति की भलाई के लिए साइंस की जिस ब्रांच में किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। या जब हम सजीवों को मानव कल्याण में यूज करते हैं तो उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा ज्ञान आधारित तकनीकी है, जैव तकनीकी, जो प्रधानमंत्री की निगरानी में कार्य करता है। मतलब ये एक ऐसा विभाग है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो पीएम के अंडर गवर्नेंस में काम करता है, पीएम की निगरानी में काम करता है। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे कि पीएम की निगरानी में कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है। तो निश्चित रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग भी काम करता है, अंतरिक्ष विभाग भी काम करता है, नाभिकीय हथियार विभाग भी काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, ये डिपार्टमेंट भी पीएम की निगरानी में काम करता है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी विभाग। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? साल 1986। ये चीज आपको याद रखनी है, याद रहेगा ये चीज कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1986। याद रखिए, ये कोई संस्थान नहीं है, ये विभाग है। लेकिन ये संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग
कितने संस्थानों को दिशा निर्देश देता है, या ये विभाग कितने संस्थानों के लिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। तो अब जो आप ये देख रहे हैं, इनको आपको बिल्कुल तोते की तरह रटना है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ, या आपने भी क्वेश्चन पेपर दिए होंगे तो आपको भी आइडिया तो होगा, लेकिन मैं चीजें आसान करता हूँ। सबसे पहला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंस्टीट्यूट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंस्टीट्यूट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं नैदानिकी केंद्र जो है वो कहां पर है, हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दरअसल में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मानव के डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस के द्वारा व्यक्ति घटना स्थल पर मौजूद था कि नहीं, बलात्कार, चोरी, इन सभी जो अपराध हैं उनका पता बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। अब ये एक अलग सब्जेक्ट की कैसे लगाया जा सकता है, उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड की जाती है, डीएनए फ्रेगमेंट को ब्रेक किया जाता है, हालांकि ये चीज़ अभी हमारे काम की नहीं है। जो मेन आपको याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर अपराध शास्त्र की दुनिया में बहुत सारे क्राइम सॉल्व हुए हैं। इसके लिए इंडिया में भी दरअसल में एक हेड ऑफिस बना है। कहाँ बना है, हैदराबाद। एमपी में भी हेड ऑफिस कहाँ बना है, सागर में। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड को जिसने शुरू की थी उसका नाम है एलेक ज़ैफरी। याद रखिएगा, एलेक ज़ैफरी। इनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता कहते हैं। ब्रिटेन के लेसेस्टर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये साइंटिस्ट है। इन्होंने ही सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड को शुरू कराया था, याद रहेगा। लेकिन भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड का जनक प्रोफेसर लालजी को कहा जाता है। और प्रोफेसर लालजी की कुछ समय पहले, लगभग 1-2 साल पहले इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। तो ये प्रोफेसर लालजी वही व्यक्ति हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं नैदानिकी केंद्र हैदराबाद में इन्होंने काम किया था। आपने सुना होगा राजीव गांधी जी के बारे में, आरडीएक्स से उनको उड़ा दिया था, बम धमाकों में उनको उड़ा दिया गया था। उसके बाद लाश के बहुत ज़्यादा टुकड़े जो हैं वो भीड़ में हो गए होंगे। तो सिर्फ प्रधानमंत्री को ही पूरे के पूरे राजकीय सम्मान के साथ में दरअसल में क्या किया जाता है, अलविदा कहा जाता है। ऐसी कठिन परिस्थिति में जब बहुत सारे शवों के टुकड़े छत बिछत थे, उसमें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का कौन सा था, इस बात के लिए बुलाया जाता है प्रोफेसर लालजी को। और प्रोफेसर लालजी बड़े आराम से कुछ ही नमूनों को लेकर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की सहायता से बड़े आराम से बता देते हैं कि ये टुकड़ा जो है स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी का है और इसी को राजकीय सम्मान के साथ हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से इनका नाम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, कहाँ पर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान नई दिल्ली में है। मतलब वो इंस्टीट्यूट जो इम्यूनोलॉजी को इनहेंस करता है, वो इंस्टीट्यूट जो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को या प्रतिरक्षा को हमेशा बढ़ाने में मदद करता है, वो हमने दिल्ली में बना रखा है। और कोरोना के टाइम पे हर बार आपने जो नाम सुना होगा, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का नाम सुना हो या प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुना हो या कोई भी कोरोना की आगे चल के वैक्सीन, कोवैक्सीन या कोविशील्ड है, निश्चित रूप में इस इंस्टीट्यूट ने काफ़ी हेल्प करी है इनके ट्रायल में, इनको दरअसल में बेहतर से बेहतर करने में। क्योंकि प्रतिरक्षा के लिए दरअसल में ये संस्थान समर्पित है और व्यक्ति की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो इसके लिए दरअसल में ये कार्य करता है। जैसे कोरोना के टाइम पे इसी संस्थान ने एडवाइजरी जारी की थी कि हल्दी का सेवन ज़्यादा करिए। निश्चित रूप में उससे क्या होगा, आपको हल्दी का सेवन ज़्यादा कीजिए, लहसुन ज़्यादा लीजिए, प्याज ज़्यादा लीजिए, तो इनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है और ये साथ ही साथ आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो कोरोना के टाइम पे आपने जो विटामिन सी खाई है, जिंक जो ली है, वो इसी इंस्टीट्यूट के कहने पर, क्योंकि इसी इंस्टीट्यूट ने बार बार बीच बीच में आकर कहा था कि जिंक जो है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए सबसे बेहतर जो है मिनरल है, धात्विक खनिज है। याद रखिएगा, जिंक इंसुलिन के अंदर भी पाया जाता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद भी करता है। ऐसा राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र कहाँ बना रखा है, नई दिल्ली में बना रखा है। और ये पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र में पादपों के जीन जो वैल्यूएबल होते हैं उनको दरअसल में निकाल कर उन पर ट्रायल किया जाता है या उनको बेहतर से बेहतर बनाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। मस्तिष्क अनुसंधान का मतलब यह कि मस्तिष्क से संबंधित बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं
निश्चित रूप में जिनका पता हमको है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका पता हमको नहीं है। मस्तिष्क संबंधी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे साइजोफ्रीनिया हो गया, है ना, मिर्गी हो गया, एपिलेप्सी हो गया, इनका इलाज किस तरह से किया जाए, ब्रेन को बूस्ट कैसे किया जाए, ब्रेन की कार्यक्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दरअसल में बायोटेक्नोलॉजी का ये डिपार्टमेंट कार्य करता है। जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान मणिपुर में बनाया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है बेटा जी कि पेड़ पौधे जो हैं निश्चित रूप में वो काफ़ी तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण पेड़ पौधों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से पेड़ पौधे सूखते चले जा रहे हैं। कई बार इंसान भी क्या कर रहा है, अपने फायदे के लिए पेड़ों को बड़े तेज़ी से काट रहा है, धरती के गर्भ में छुपे हुए संसाधनों को बड़े तेज़ी से निकाल रहा है, और हम इस तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते चले आ रहे हैं कि कुछ ही समय में हम पृथ्वी को संसाधन विहीन कर देंगे, संसाधनों से खाली कर देंगे। यही वो संस्थान है जो हमको बीच बीच में यह एडवाइस जारी करता रहता है कि जितने भी प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक घटक हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों, इनका बचाव बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही तो नेचर की और प्रकृति की असल संपत्ति है। अगर एक भी सजीव डिस्टर्ब हुआ तो पूरी फूड चेन या पूरी खाद्य श्रृंखला कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस वजह से जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान मणिपुर में बनाया गया है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में बना है। मतलब कोशिकाएं कैसे बेहतर रहें, कोशिकाएं कैसे बेहतर से बेहतर काम कर सकें। एक कोशिका जो बड़ी चमत्कारिक कोशिका आज के समय पर मानी जाती है कि किसी भी अंग की क्षतिपूर्ति को ईजिली वो सॉल्व कर देती है, निश्चित रूप में स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका कहलाती है। तो स्तंभ कोशिकाएं वे अविकसित कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी कोशिका में रूपांतरित होने की क्षमता रखती हैं और किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रत्यारोपित किए जाने पर अंग की क्षतिपूर्ति को पूर्ण कर देती हैं। तो इस तरह से कोशिका और कोशिका से संबंधित नवीनतम जो अनुसंधान है वो इसी केंद्र के द्वारा होते रहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़े व्यक्ति की, इसके लिए दरअसल में ये इंस्टीट्यूट जो भुवनेश्वर में है ये लगातार काम करता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। तो एक बार आप इनको देख लीजिए। मुझे दरअसल में पढ़ाना ये था, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित 7 प्रमुख संस्थान ये मुझे बताने थे, लेकिन इसलिए मैंने शुरुआत बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से की, क्योंकि पीएम के अंडर गवर्नेंस में काम करते और ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है मेरे पिटारे में। आपने परजीनी फसलों में नाम सुना होगा गोल्डन राइस का, आपने परजीनी फसलों में नाम सुना होगा निश्चित रूप में बीटी बैंगन का, आपने परजीनी फसलों में नाम सुना होगा बीटी कॉटन का। तो भारत की सबसे पहली परजीनी फसल जिसको भारत में सबसे पहले उगाया गया, याद रखिएगा, वो है बीटी कॉटन। भारत की सबसे पहली खाद्य परजीनी फसल बीटी बैंगन, याद रहेगा ये चीज। तो बीटी बैंगन, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस ये सभी के सभी परजीनी फसलें तो हैं, इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी कहा जाता है, आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलें भी कहा जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ही दरअसल में परजीनी फसलों को कहा जाता है। परजीनी फसलों के जो बीज होते हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बनते बेटा जी। परजीनी फसलों के जैसे गोल्डन राइस, बीटी बैंगन और बीटी ब्रिंजल के जो सीड होते हैं उनको टर्मिनेटर सीड कहते हैं। आप परेशान मत हो, मैं आगे मेंस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये कहाँ बनते हैं? सॉरी, अमेरिका में बनते हैं। अमेरिका की बायोटेक कंपनी है सिजेंटा मॉन्सेंटो बेयर, ये दरअसल में बनाती है टर्मिनेटर सीड को, मतलब परजीनी फसलों के बीज को बनाती हैं। बीज को बनाने के बाद उनको टेट्रासाइक्लिन द्रव में डुबो देती हैं। ये आप मेरे से जब मेंस में मिलोगे तब मैं बताऊंगा कि इस खतरनाक एक्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है कि परजीनी फसलों के बीजों को टेट्रासाइक्लिन द्रव में डुबा देना। अभी आप ये समझिए कि परजीनी फसलों के जो बीज होते हैं वो मॉन्सेंटो, सिजेंटा, बेयर जैसी अमेरिकी बायोटेक कंपनियां बनाती हैं। ये बीजों को इंडिया में बेचा जाएगा। तो क्या इंडिया का किसान डायरेक्ट इन बीजों को यूएसए से मंगाए, सिजेंटा से मंगाए, बेयर से मंगाए? नहीं, अच्छे से सुनिए मेरी बात। दरअसल में इंडियन गवर्नमेंट ने परजीनी फसलों के बीजों को भारत में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कोर कमेटी बनाई है
या एक दरअसल में गवर्निंग बॉडी बनाई है जिसे कहते हैं GEAC। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परजीवी फसलों के बीजों को भारत में परमिशन देने के लिए, या परजीवी फसलें भारत में होंगी कि नहीं होंगी, कौन से परजीवी फसल के बीज भारत में किसानों को दिए जाएंगे कि नहीं, जब भी कोई बाहर से परजीवी फसलों के बीजों वाली कंपनियां हिंदुस्तान में किसानों को बीज बेचने आएंगी तो निश्चित रूप में उनको सबसे पहले GEAC से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जिसको हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, दरअसल में वो गवर्निंग बॉडी है, वो प्राइम बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पूरे अधिकार दे दिए हैं कि परजीवी फसलें कौन सी हिंदुस्तान में बोई जाएंगी, कौन सी नहीं बोई जाएंगी। फाइनल जो डेडिकेटेड आंसर है ट्रांसजेनिक क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड, वो यही तय करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी बॉडी बना दी है GEAC, वही दरअसल में डिसाइड करेगी। तो आपको मैं बताता हूँ, आप किसी को बताना मत। मॉन्सेंटो, सिजेंटा और बेयर को जब पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ होना ही नहीं है, जब उन्होंने पूरा का पूरा जो अधिकार है वो किसको दे दिया है, GEAC को दे दिया है, तो GEAC की समय समय पर जेबें गर्म की जाती हैं। जेबें गर्म की जाएंगी तो निश्चित रूप में कौन बोलेगा कि दरअसल में ये खराब है। असल मायने में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं वो खराब हैं या अच्छी हैं, ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। इसके लिए आपको मीन्स में आना पड़ेगा, बायोलॉजी में यूनिट 7 में आना पड़ेगा, जब मैं आपको ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूं कि ये जो कमेटी है जो दरअसल में ये निर्धारित करती है कि परजीवी फसलों को हिंदुस्तान में एंट्री देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने अभी GM सोया को परमिशन दी है कि GM सोया किसान जो है वो बढ़िया तरीके से उगा सकते हैं। आप मेरे को बताएंगे मध्य प्रदेश सरकार को ने यदि GM सोया को परमिशन दी है तो दरअसल में सेंट्रल गवर्नमेंट की किस बॉडी ने दरअसल में इसकी परमिशन MP गवर्नमेंट को दी होगी कि आप अपने यहाँ अनाउंस कर दीजिए। याद रखिएगा GEAC। तो इसी GEAC का जो गठन है आप देख लीजिए 28 मई 1990 को हुआ था, लेकिन 1992 से ये वर्किंग ऑर्डर में आ गई थी। गठन अच्छे से देख लीजिए कब हुआ है, 1990 में, और 2 साल बाद क्या हुआ है, दरअसल में स्थापना हुई। और 1992 से दरअसल में ये बॉडी जो है काम करने लगेगी। हेड ऑफिस कहाँ पर है इसका, नई दिल्ली। परजीवी फसलों को भारत में अनुमति देने के लिए, यहाँ परजीवी फसलों का मतलब वही गोल्डन राइस, BT बैंगन, BT ब्रिंजल, BT सोया, BT मेज, BT पोटैटो, आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं, इनको दरअसल में परमिशन देने के लिए इसको बनाया गया है। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 राजीव गांधी जी के कार्यकाल में आया और ज्ञानी जैल सिंह से केंद्र सरकार को इस पर हस्ताक्षर लेने में बहुत पसीना आया था, क्योंकि आपको ही पता है कि जितने बेहतर ज्ञानी जैल सिंह के रिलेशन इंदिरा गांधी जी के साथ थे, उतने ही अच्छे रिलेशन नहीं थे राजीव गांधी जी के साथ में। हालांकि इस पे कंट्रोवर्शियल बातों पे अपन नहीं जाते, अपन तो अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, जो 1986 में आया था, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इसी ने दरअसल में GEAC कमेटी को बनाया था ताकि पर्यावरण पे परजीवी फसलों के दुष्प्रभाव को यदि नोटिस किया जाए तो निश्चित रूप में उन पर रोक लगा दी जाए, और यदि सच में इनसे कोई दिक्कत नहीं है पर्यावरण को तो इनको प्रमोट किया जाए। जैसे GEAC ने, याद करिए, सबसे पहले BT कॉटन को परमिशन दी थी। BT कॉटन को परमिशन देने के बाद में किसानों ने 6 राज्यों के किसानों ने इन फसलों को उगाया भी, लेकिन बाद में कुछ ड्रॉबैक देखने को मिले, जिस वजह से फिर से कंपनी जो थी उनको इन सीडों को वापस भेज दिया गया उनके अपने देश। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने BT कॉटन के सीड को कुछ समय के बाद ये बोल दिया कि इनसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इसलिए ये सीड अब भारत में नहीं बेचे जा सकते। तो इस तरह का ये दरअसल में कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद यदि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक व्यक्ति जो चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा फैन है, तो निश्चित रूप में आप SS भटनागर को देख रहे हैं। और ये SS भटनागर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले कोई वैज्ञानिक संस्था बनाने में मदद करी थी। तो भारत में सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए
वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले यदि कोई संस्था बनी है तो उसे ही हम CSIR के नाम से जानते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। किसने बनवाया था? SS भटनागर ने। पूरा नाम शांति स्वरूप भटनागर। और ये शांति स्वरूप भटनागर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहली वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना करवाई। इसी वजह से विज्ञान के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपके नाम पर ही दिया जाता है। मतलब भटनागर पुरस्कार हमेशा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, लगभग 7 फील्डों में दिया जाता है। 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है जो बेहतर विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। दिया कब जाता है भटनागर पुरस्कार? चलिए यहीं से हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। दरअसल में CSIR, अच्छे से देख लीजिए, CSIR, याद रहेगा ये चीज। तो CSIR की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1942 में 26 सितंबर को, और 26 सितंबर को ही दरअसल में हर साल CSIR की वर्षगांठ के अवसर पर भटनागर अवार्ड दिया जाता है। तो भटनागर अवार्ड बताइए कौन सी संस्था देगी? CSIR देती है। किस व्यक्ति ने दरअसल में CSIR को बनाया था? तो आंसर है भारत में प्रयोगशालाओं के जिनको हम जनक कहते हैं, SS भटनागर वो व्यक्ति हैं। और ये दरअसल में जो संस्था नई दिल्ली में है, ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नंबर 1 संस्था है या शीर्ष संस्था है, या इसी को हम कह सकते हैं एपेक्स बॉडी है दरअसल में ये। और इसके बाद जितनी भी भारत में प्रयोगशालाएं हैं, याद रखिएगा, जैसे आप लोगों ने 9th 10th 11th में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल किए होंगे अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में, तो असल मायने में जो स्कूल्स और कॉलेजेस में जो आप प्रैक्टिकल करते हैं बेटा जी, वो प्रैक्टिकल किसके कहने पर दरअसल में होने शुरू हुए स्कूलिंग में, कॉलेजेस में? SS भटनागर। क्योंकि SS भटनागर का ऐसा मानना था कि यदि नॉलेज सच में लंबे समय तक व्यक्ति के अंदर बनाए रखना है तो फिर नॉलेज को भाषा के रूप में तो दिया जाए वो तो ठीक है, लेकिन परंपरागत जो एजुकेशन सिस्टम आज प्रमोट हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी थ्योरी होनी चाहिए उतने ही प्रैक्टिकल होने चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल के प्रबल पक्षधर थे SS भटनागर, जबकि CV रमन चाहते थे कि एजुकेशन जो है वेस्टर्न कल्चर पर आधारित होना चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, प्रैक्टिकल नहीं, या बीच में थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल हो तो भी। मतलब CV रमन का मानना था कि 80% थ्योरी क्लासेस होनी चाहिए, 20% प्रैक्टिकल। और SS भटनागर का मानना था, जिन्होंने CSIR बनाया था, इनका कहना था कि 50% प्रैक्टिकल होना चाहिए और 50% थ्योरी। तो इसी बात को लेकर दोनों साइंटिस्टों में घमासान भी था। याद रखिएगा, SS भटनागर और CV रमन में ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था एजुकेशन सिस्टम को लेकर और एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, क्योंकि दोनों अपने अपने फील्ड के बड़े बड़े महारथी हैं। याद रहेगा ये चीज़। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो CSIR के दिशा निर्देशन में हिंदुस्तान में बहुत सारी लैबें खुली हैं। सबसे बड़ी लैब खुद CSIR ही है। तो CSIR के अंडर में कौन कौन सी लैबें काम करती हैं, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले CSIR को जिन्होंने बनाया, डॉक्टर SS भटनागर, इन्होंने पहला वैज्ञानिक जो संस्थान है वो देश को दिया 1942 में पंडित नेहरू जी के सहयोग से। CV रमन वो साइंटिस्ट हैं जिनको आप इस नाम से जानते हो कि CV रमन ने ही दरअसल में रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण घटना पर आधारित होता है। अभी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? आपने सुना होगा कि वर्ण विक्षेपण का सीधा सा मतलब ये होता है कि प्रिज्म से यदि हम प्रकाश को गुजारते हैं तो कितने कलर मिलते हैं? 7 कलर मिलते हैं। याद रहेगा ये चीज। 7 कलर में जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वो बैंगनी और जामुनी कलर होते हैं। और ये दोनों के दोनों कलर वाला प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, धूल कणों और गैसों से टकराता है तो ज्यादा प्रकीर्णित हो जाता है। इसी को कहते हैं रमन प्रभाव। मतलब रमन प्रभाव की जो घटना है वो प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पर आधारित है। सच मायने में प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पर रमन प्रभाव है। तो जिस रमन प्रभाव की खोज डॉक्टर CV रमन ने
28 फरवरी 1928 को की थी। इसी 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 2 साल बाद रमन प्रभाव की खोज के बाद 10 दिसंबर 1930 को सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया। तो 1930 में जब सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिलता है, भारत का पहला वैज्ञानिक जिसको नोबेल प्राइज प्रदान किया गया, नो डाउट सीवी रमन है। ये चीज के कारण कहीं न कहीं इंडियन लेवल में सीवी रमन का ओहदा थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जब भी बात आती है CSIR के जो निर्देशक थे पहले SS भटनागर, तो CSIR तो 1942 में बनेगा। तो चूंकि भारत में कौन से साइंटिस्ट का दबदबा 1930 से शुरू हो जाएगा, सीवी रमन का, और उन्हीं के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर माने जाते थे दरअसल में SS भटनागर। तो SS भटनागर जो है वो पंडित नेहरू के साथ मिलकर पहला साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, जो पहली लेबोरेटरी थी और सबसे बिगेस्ट लेबोरेटरी आज भी इंडिया की है, CISR बनवा लेते 1942 में। तो जब भी SS भटनागर मिला करते थे किनको, निश्चित रूप में सीवी रमन को, तो हमेशा इनके बीच में ये टॉन्ट जरूर चलता था कि तुमको सिर्फ अवार्ड बस मिला है तुमको सिर्फ अवार्ड बस मिला है रमन, नोबेल प्राइज, कुछ चंद सिक्के और कुछ प्रशस्ति पत्र मिला है। असल मायने में देश के लिए पहला साइंटिफिक इंस्टीट्यूट मैंने दिया CSIR 1942 में। जब भी ये तंज सुनते सीवी रमन, तो वो हमेशा खामोश रह जाते, क्योंकि सच्चाई तो यही थी कि सीवी रमन के पास सिर्फ नोबेल प्राइज के अलावा कोई दूसरा संस्थान नहीं था, जबकि वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे। इसी चीज के कारण या इसी तंज के कारण मैसूर के महाराजा से मिलकर, अच्छे से सुनेगा, जो सीवी रमन है उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन करवाया 1948 में। तो 1948 में जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन हुआ, ये SS भटनागर के तीक्ष्ण शब्दों के कारण हुआ कि दरअसल में तुम केवल पैसे और तुम केवल प्रशस्ति पत्र ही तुम्हारे पास है, देश को सच में आगे बढ़ाने के लिए कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूट तुम नहीं दे पाए देश को। और यही चीज लगातार खाए जाती रही सीवी रमन को, और कुछ समय बाद सीवी रमन ने लगभग 18 साल बाद इस चीज को रियलिटी में बदल दिया, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आपको मैं बताऊं, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट वही इंस्टीट्यूट है जिस इंस्टीट्यूट में आगे चल के बहुत से साइंटिस्टों ने दरअसल में क्या किया है, अपना कार्य किया है, जिसमें से डॉक्टर विक्रम साराभाई एक है, जिसमें से डॉक्टर होमी जे भाभा एक हैं, डॉक्टर राजा रमन्ना एक हैं। तो बहुत सारे इंडिया के लीडियर साइंटिस्टों ने इस इंस्टीट्यूट में बाद में कार्य किया है और अपनी सेवाएं दी। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक जो है वो सीवी रमन है। आप में से कई लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर तो याद नहीं आ रहा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए मिला था उनको नोबेल प्राइज 1913 में। मैंने यहां वैज्ञानिक पूछा, याद रहेगा। इस तरह से सीवी रमन के कारण एक इंस्टीट्यूट मिला जिसको रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी प्रयोगशाला भारत में जो है वो CSIR है। CSIR के अंतर्गत यदि आप नेट पे सर्च करेंगे ना, तो आपको 50+ लेबोरेटरी CSIR के अंडर गवर्नेंस में काम करती दिखेंगी। मतलब 50 से ज्यादा हिंदुस्तान की लेबोरेटरी जो भी काम करती हैं दिन में, रात को उसकी समरी बना के, या 15 डेज या 1 मंथ में जो उन्होंने काम किया उसकी समरी बना के उन्हें CSIR को रिपोर्ट करनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये कुछ इंस्टीट्यूट जो मैंने लिखे हैं ये दरअसल में लेबोरेटरी हैं, लेकिन ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हैं जो देश को आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि CSIR के अंडर गवर्नेंस में या अधीन कौन कौन से अनुसंधान कार्यरत हैं। तो नंबर 1 पे है केंद्रीय औषधीय अनुसंधान केंद्र। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि केंद्रीय औषधीय अनुसंधान केंद्र जहां है वहीं केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान भी है। मतलब जहां पर ड्रग इंस्टीट्यूट है वहीं पर पॉइजनस इंस्टीट्यूट भी है, नो डाउट लखनऊ। और लखनऊ में तो वीरबल साहनी पैलियोंटोलॉजी इंस्टीट्यूट भी है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैंने आपको बताया था मैसूर में है,
और यही खाने के बारे में बहुत सारी बीच बीच में एडवाइजरी जारी करती है। और अब कोशिकी एवं आणविक अनुसंधान केंद्र मतलब सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। देखिए मैंने खुद इसमें क्रॉस किया है, मतलब इसमें नहीं है आंसर, बस मैं आपको क्लू दे रहा हूँ। ये सेंटर जो है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये सेंटर वहाँ है जहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंस्टीट्यूट है। एक और ले लीजिए, डॉक्टर लालजी का नाम मैंने बताया आपको, प्रोफेसर लालजी। प्रोफेसर लालजी वो एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंस्टीट्यूट को भी अपनी सेवाएं दी हैं। और याद रखिएगा, कोशिकीय एवं आणविक अनुसंधान केंद्र को भी अपनी सेवाएं दी हैं। कहानी इतनी सी है, यदि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, आप यदि ये समझ गए तो इसका मतलब है कि ये संस्थान भी हैदराबाद में है। क्लियर है? अच्छा सच बताइए, कितने लोगों को ये पता था कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है वो हैदराबाद में? ठीक है, जितने लोगों को बना उनको बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं, और जितने लोगों को नहीं बना उनको डबल बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं कि अब तो आपको याद हो गया होगा और आप बेहतर अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेंथ के साथ में चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम खुद कमजोर स्टूडेंट थे तो हमको लगता है कि आप कोई बड़े आराम से सहलाता हमको, बड़े आराम से चीज़ों को बताता हमको, थोड़ा हम पे भरोसा दिखाता, निश्चित रूप में हम बहुत अच्छा करते। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को भी कहीं ये घुटन ना हो रही हो, है ना। और निश्चित रूप में आप बिलीव करिए, आपके साथ कोई हो चाहे ना हो, आपके फादर मदर आपके साथ है, आपके ब्रदर सिस्टर आपके साथ है, आपका अपोनेंट पार्टनर आपके साथ है, अपोजिट पार्टनर आपके साथ है। इनके लिए आप अपने को स्ट्रांग करिए, इनके लिए करिए। तो कभी अगर नई इच्छा होती पढ़ने की, कभी नई इच्छा होती कहीं जाने की, है ना, तो आपको यदि कोई दिक्कत परेशानी आ रही है और आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन फेसेस को याद रखिए, जिन फेसेस के कारण आप जो हैं फिर से दुगनी एनर्जी, दुगने उत्साह से फिर से शुरू कर पाएंगे। ये देखिए बैकग्राउंड पे गाना भी चल रहा है। चलिए अब ध्यान से सुनेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक केंद्र, ये जो है इसको भारत की रोबोटिक प्रयोगशाला कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि 1986 में जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, बेंगलुरु में इस सेंटर को स्थापित किया था। तो भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, भारत में रोबोट के बेहतर रिसर्चेस के लिए, और साथ ही साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम रोबोट के अंदर ही तो डालेंगे, मशीनों के अंदर ही तो डालेंगे, कंप्यूटर के अंदर ही तो डालेंगे। तो रोबोटिक्स के प्रचार प्रसार के लिए, रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए और एआई को बढ़ावा देने के लिए दरअसल में हमने क्या बनाया था, कायरो बनाया था। याद रहेगा ये चीज। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे पहली रोबोटिक शाला कौन सी है, तो याद रखिएगा ये है कायरो। कब बनी थी? 1986 में। हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपको समझाना है, डीआरडीओ के अंतर्गत कार्य करती है कायरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए ये जो लेबोरेटरी है, याद रखिएगा, ये डीआरडीओ के अंडर गवर्नेंस में काम करती है। मतलब कायरो को अपने हर दिन की रिपोर्ट को, यहाँ कायरो का मतलब शॉर्ट फॉर्म में ये कायरो, इसका पूरा जो वर्डिंग है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र, तो कायरो को अपने हर दिन की रिपोर्ट को किसको भेजना होता है? डीआरडीओ को भेजना होता है। याद रहेगा ये चीज कि रोबोटिक्स और एआई को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से दरअसल में इंस्टीट्यूट हैं, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है उसमें नंबर 1 पोजीशन पे कायरो है। अब देखिए हमने कहाँ से सफर शुरू किया था, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान का, परमाणु ऊर्जा से कंप्यूटर पर भी बात कर रहे हैं। मतलब मेरा ये कहना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों तक आपकी पहुँच हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके साथ में पूरी जस्टिस होनी चाहिए। अब ये देखिए 3 दिन पहले ये इंस्टीट्यूट, मतलब जब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे ठीक 3 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में इनके बारे में बड़ा सुना। मैंने सुना ये कि हिंदुस्तान में 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग एयरटेल ने कंप्लीट कर ली है। तो निश्चित रूप में अब नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी? 6th जनरेशन। तो 6G टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस दरअसल में
इंस्टीट्यूट को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। अच्छे से देखिए कौन सा इंस्टीट्यूट है, सी डॉट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सी डॉट की स्थापना कब हुई थी, अगस्त 1984 में। सी डॉट के फाउंडर कौन है, सैम पेत्रोदा। सैम पेत्रोदा येलो रेवोल्यूशन के भी फाउंडर हैं, पीली क्रांति के भी जनक हैं, याद रखिएगा। जैसे आपने व्हाइट क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक आपने एम एस स्वामीनाथन को सुना होगा, इंडियन लेवल पर बात कर रहा हूं, है ना। इसी तरह से येलो रेवोल्यूशन के फादर सैम पेत्रोदा हैं, और सैम पेत्रोदा ने ही दरअसल में सी डॉट बनाया था। फुल फॉर्म आपको देख लीजिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। या टेलीमेट्रिक्स का मतलब है दूर संचार नेटवर्क, कि बेहतर से बेहतर दूर संचार सेवाएं हिंदुस्तानी लोगों को मिले, इसके लिए सी डॉट जो है वो दरअसल में काम कर रहा है। हेड ऑफिस कहाँ पर है, निश्चित रूप में नई दिल्ली, याद रहेगा ये चीज, ऐसा ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको सी डॉट पता है तो निश्चित रूप में सीडेक भी पता होना चाहिए। हमारे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, उन्होंने यहीं से दरअसल में अपना एजुकेशन लिया है, और आज उन्हीं के साथ में मैं लगातार आगे भी हूँ कांटेक्ट पे। और एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, हालांकि ये चीज़ नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आप ताउम्र याद रखिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक व्यक्ति आपको ऐसा मिले जो आपकी हर गलती को माफ़ करके सिर्फ आपको आगे बढ़ने पर ही भरोसा देता रहता है, तो ऐसे लोगों को आपको मरने के बाद भी नहीं छोड़ना है। इसका मतलब मैंने कहा जीते जी तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आप गलत होने पर भी आपको हमेशा हौसला अफजाई करते हुए आगे बढ़ने को कहते हैं। तो हमारे एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं, है ना, जो इसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, अच्छा कंटेंट दीजिए, बेहतर से बेहतर चीज़ें बताइए स्टूडेंट को, जिससे स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट को समझने में बहुत आसानी हो। तो कहीं ना कहीं जो आप मेरी मेहनत देखते हैं, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं होती है, कुछ और लोगों का भी हाथ होता है। जैसे मंदिर के कंगूरे को तो सब देखते हैं, मतलब मंदिर की पीक को तो सब देखते हैं, लेकिन मंदिर की नींव की ईंट भी उतनी जरूरी होती है। तो इस सेशन में भी ऐसे ही है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप देख लेते हैं तो आपको लगता है कि मेरी राडार यहाँ तक है, दरअसल में कई लोग इस राडार को मेरे को पहुंचाने में मदद करते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और आज भी एवरेज स्टूडेंट हूँ। सीडेक दरअसल में पुणे में है, और ये जो संस्थान है ये भारत के लिए सुपर कंप्यूटर निर्माण करने वाली दरअसल में संस्था है। पहला सुपर कंप्यूटर जो है भारत का, उसका नाम है परम 8000। सीडेक पुणे में बनकर ही तैयार हुआ था, और इसके लिए एक व्यक्ति का नाम निकल कर आता है जिसने सीडेक पुणे की स्थापना में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिनका नाम है डॉक्टर विजय भटकल। तो डॉक्टर विजय भटकल वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ही इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 पुणे में बन पाया था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सीडेक की स्थापना कब हुई थी, 1988, तो आप सिंपल तरीके से देख लीजिए। आजकल सीडेक पुणे के बारे में ये क्वेश्चन चल रहा है कि ये जो संस्थान है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो याद रखिएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये जो संस्थान है ये काम करता है, जो भारत के लिए क्या बनाता है मेरे भाई, भारत के लिए बनाता है सुपर कंप्यूटर। तो भारतीय दूरसंचार, अब देखिए ये जो पॉइंट लिख दिए ये प्रीवियस वाले पॉइंट है, ये सी डॉट के पॉइंट है, तो इनको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये यहीं तक होगा, 5 नंबर तक होगा, ठीक है। अच्छा, और इस तरह से यहां पर मेरा जो रोल है ये इस चैप्टर का क्लोज होता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 7, यूनिट 9 और एमपीपीएससी मेंस में पूरा जो पेपर 3 है उसका जो भी पढ़ाई लिखाई होती है या स्टूडेंट को जो भी समझ देनी होती है, उसके लिए मैं दरअसल में जाना जाता हूं। अगर आपको लगता है कि निश्चित रूप में पेपर 3 में या साइंस में अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत सारे डायमेंशन के साथ में, मैं लिखवाने पे या तो चीज़ें थ्योरेटिकल बताने की अपेक्षा समझाने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ स्टूडेंट को, कि चीज़ों की अपनी समझ स्टूडेंट को बने,
चीज़ों की रियलिटी ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो इसलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट और इस तरह की चीज़ें समझने के लिए आप ज़रूर साथ में रहिएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। पेपर थर्ड से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। निश्चित रूप में आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और पेपर थर्ड से रिलेटेड मेंस की जो अप्रोच है, स्पेशली मेंस, प्रीलिम्स तो इजीली क्रैक हो ही जाता है स्टूडेंट से, फिर भी अगर आपको प्रीलिम्स से यदि आप मुझसे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप में मैं आपकी मेंस लेवल की समझ को बहुत अच्छी कर दूंगा। ये बहुत आसान तरीके से हम प्रीलिम्स और मेंस की चीज़ों पर चलेंगे। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट